इम्यूनिटी सिस्टम को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम थिक स्किन और थिन स्किन के दरमियान एक फ्लो चार्ट को बनाएंगे, इनके डिफरेंस को लिखेंगे। जो थिक स्किन है इसको हम नॉन हेयरी स्किन भी बोलते हैं, जो थिन स्किन है इसको हम हेयरी स्किन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा इनके हेयरी नेचर का, तो इसको हम नॉन हेयरी स्किन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हेयर फॉलिकल नहीं होता। थिन स्किन में हेयर फॉलिकल्स होता है तो उसको हम हेयरी स्किन भी बोलते हैं। जो थिक स्किन है इसमें जो एपिडर्मिस की लेयर्स होती है वो रिलेटिवली 5 होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 लेयर्ड एपिडर्मिस। जो थिन स्किन है यहाँ पर जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो 4 होती है। थिक स्किन के अंदर रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि जो एपिडर्मिस की जो थिकनिंग है वो ज़्यादा होती है, तो जो एपिडर्मल थिकनिंग है वो रिलेटिवली ज़्यादा है, इसमें एपिडर्मल थिकनिंग रिलेटिवली कम होती है। अगर उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए तो हम इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी 400 से लेकर 1400 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस, जबकि इसकी थिकनेस 75 से लेकर 150 माइक्रोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो थिक स्किन है इसका जो एपिडर्मिस रिलेटिवली थिक होता है। नंबर फोर देख लेते हैं। इसका जो एपिडर्मिस रिलेटिवली थिक हो गया लेकिन इसकी जो डर्मिस होगा वो थिन होगा थिक स्किन का, तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। थिन स्किन का जो डर्मिस होता है वो रिलेटिवली थिक होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा होती है हेयर फॉलिकल को नरिश करने के लिए। थिक स्किन के अंदर एक लेयर होती है उसका नाम है स्ट्रेटम लूसिडम, रिलेटिवली काफ़ी प्रोमिनेंट होती है। स्ट्रेटम लूसिडम प्रोमिनेंट होती है, लेकिन थिन स्किन के अंदर स्ट्रेटम लूसिडम प्रोमिनेंट नहीं होती, बल्कि यहाँ तो होती ही नहीं है, तो यहाँ पर स्ट्रेटम लूसिडम नहीं होती। तो ये था थिक स्किन और थिन स्किन में इंपॉर्टेंट डिफरेंस। लास्ट डिफरेंस ये भी बनता है कि जो थिक स्किन है वो रिलेटिवली 2 जगहों पे होती है, अपर लिप में पाम और लोअर लिप में सोल और फुट, जबकि थिन स्किन है वो रिमेनिंग बॉडी में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्किन की कितनी कौन सी लेयर्स होती हैं और हर लेयर की क्या कंपोजिशन होती है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्किन जिसको हम इंटेगुमेंट या फिर क्यूटिस भी बोलते हैं, तो स्किन के मज़ीद 2 नाम क्या होंगे? इंटेगुमेंट होगा, उसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ। ओके, तो स्किन के दूसरे नाम क्या होंगे? इंटेगुमेंट होगा या फिर इसको हम क्यूटिस भी बोल सकते हैं। स्किन की 3 लेयर्स होती है। सुपरफिशियल टू डीप जाऊँ तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, इसका नाम होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो लेयर होगी उसका नाम होगा डर्मिस या उसको हम कोरियम भी बोलते हैं, और डर्मिस से भी नीचे को लेयर होगी उसको बोला गया हाइपोडर्मिस। जो डर्मिस है, डर्मिस का मज़ीद दूसरा नाम होता है कोरियम, जबकि हाइपोडर्मिस के मज़ीद नाम होते हैं सुपरफिशियल फेशिया या सबकुटेनियस टिश्यू। तो सबकुटेनियस टिश्यू भी बोल सकते हैं इसको, या फिर सुपरफिशियल फेशिया भी कह सकते हैं। सुपरफिशियल फेशिया, जबकि एपिडर्मिस के मज़ीद 3 नाम या कोई 1-2 नाम भी नहीं हो सकते। जो एपिडर्मिस की जो कंपोजिशन है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनस एपिथेलियम, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम, कॉर्निफाइड एपिथेलियम, जो कि और डर्मिस की जो कंपोजिशन होती है वो होती है असल में डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो हाइपोडर्मिस होता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर फैट सेल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस बेसिकली ये एक्टोडर्म से राइज करती है, तो इसका जो ओरिजिन होगा वो होगा सरफेस एक्टोडर्म, जबकि डर्मिस और हाइपोडर्मिस का जो ओरिजिन होगा वो मीजोडर्म होगा। मीजोडर्म, इसका भी मीजोडर्म। जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में बेसिकली जो सेल्स होते हैं वो 4 वैरायटी के होते हैं।
तो कितने वैरायटी के सेल्स होते हैं इसमें? 4 वैरायटी के। तो वो 4 वैरायटी के सेल कौन से हैं? सबसे पहले हम इसके सेल्स को देख लेते हैं। जो इसके सेल्स होते हैं वो 4 वैरायटी के होते हैं। पहले को बोल सकते हैं हम केराटिनोसाइट, केराटिनोसाइट। दूसरे को हम कह सकते हैं मेलानोसाइट। तीसरे को लैंगरहैंस सेल्स, और चौथा है मर्कल सेल्स। जो केराटिनोसाइट होते हैं ये प्रिंसिपल सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के। प्रिंसिपल सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर केराटिन फिलामेंट देखने को मिलता है, जो कि एक इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। तो केराटिन फिलामेंट, जिसको टोनो फिलामेंट भी बोलते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में होता है। और जो प्रोटीन केराटिन होती है इसकी सिंथेसिस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ओके। जो एक लेयर होती है एपिडर्मिस की जिसका नाम है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, वहाँ पर ये जो केराटिनोसाइट होते हैं एक ग्रैन्यूल्स बनाते होते हैं, उसको बोलते हैं लैमिलर ग्रैन्यूल्स। तो ये स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम जो उसकी थर्ड लेयर होती है एपिडर्मिस की, वहाँ पे आके ये ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से इसी लेयर को हम ग्रैनुलोसम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ग्रैन्यूल्स देखने को बोलते हैं, उस ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं लैमिलर ग्रैन्यूल्स, लैमिलर ग्रैन्यूल्स। और ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट के। ओके। इन सेल्स के पास ये पावर होती है कि ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, तो इनके पास कॉन्स्टेंट रिन्यूअल पावर होती है। अगला है मिलानोसाइट। मिलानोसाइट ये वो सेल्स है जो कि एक ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट प्रोड्यूस करेगी, उसका नाम होगा मेलानिन, जो कि स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ये सेल्स मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे, और मेलानिन का काम होगा स्किन की प्रोटेक्शन करना अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज। ओके। और जो मेलानिन को प्रोड्यूस कराने के लिए एक हार्मोन होता है उसका नाम है MSH और ACTH। ये दोनों मिलकर मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। इसके बाद है लैंगरहैंस सेल्स, यानी ऐसे मैक्रोफेजेस जो कि स्किन के अंदर होते हैं, उसको हम कह सकते हैं लैंगरहैंस सेल्स। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। एंटीजन को इनगल्फ करने के बाद ये प्रेजेंट करते होती है B या T लिम्फोसाइट के ऊपर, तो इसको हम कह सकते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और ये अडाप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, अडाप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। लास्ट जो सेल है उसका नाम है मर्कल सेल। मर्कल सेल बेसिकली जो होते हैं ये मैकेनो रिसेप्टर होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर का मतलब ऐसे रिसेप्टर्स जो कि मैकेनिकल सेंसेशन को कैरी करें, और ये स्पेसिफिकली लाइट टच को कैरी करते हैं। जो मर्कल सेल होती है ये स्ट्रेटम बेसेल के अंदर होती है। कौन सी लेयर के अंदर होती है? स्ट्रेटम बेसेल, सबसे बेसल लेयर। जबकि लैंगरहैंस सेल्स ये होते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम में, जो कि बेसेल के बाद वाली लेयर होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम में। लैंगरहैंस सेल्स में जो मेलानोसाइट होते हैं ये बेसेल के अंदर भी होते हैं और स्पाइनोसम में भी, तो दोनों के अंदर लिख सकते हैं बेसेल और स्पाइनोसम। और जो केराटिनोसाइट होती है इनकी वजह से ही एपिडर्मिस की 5 लेयर बनती है। उस 5 लेयर के नाम क्या होते हैं? अगर हम बात करें सुपरफिशियल टू डीप जाए, सुपरफिशियल टू डीप, तो उस लेयर के नाम हो गए, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी स्ट्रेटम कॉर्नियम, कॉर्नियम। इसके बाद जो लेयर होगी इसका नाम होगा स्ट्रेटम लूसिडम, ये थिन स्किन के अंदर नहीं होगी। इसके बाद तीसरी लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, जहाँ पे केराटिनोसाइट लैमिलर ग्रैन्यूल्स बनाएंगे। नंबर 4 स्पाइनोसम, स्पाइनोसम के अंदर मिलानोसाइट थे और लैंगरहैंस सेल थे। और 5वीं है सबसे डीपेस्ट, उसका नाम है बेसेल। और बेसेल लेयर के अंदर हमें सेल देखने को मिलते हैं, वो है मिलानोसाइट और मर्कल सेल्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं डर्मिस। डर्मिस का दूसरा नाम था मिकोरियम। जो डर्मिस होता है ये 2 लेयर पर मुश्तमिल होता है। उस 2 लेयर का हम डिफरेंस यहाँ पे नेक्स्ट हम बना लेते हैं, पिपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। इसके दरमियान हम डिफरेंस को भी लिख लेते हैं।
तीसरी लेयर है हाइपोडर्मिस, इसको थर्ड लेयर भी बोलते हैं स्किन की। नॉर्मली इसका फंक्शन ये होता है कि स्किन को जोड़ना डीप फेशिया के साथ, या फिर अगर डीप फेशिया नहीं हो तो फिर किसी मसल के साथ जोड़ना। तो स्किन को डीप फेशिया के साथ जोड़ना या फिर किसी मस्कुलर टिश्यू के साथ जोड़ के रखना स्किन को, जिसकी वजह से स्किन इन टिश्यूज़ के ऊपर मूव कर सकती होती है। तो डर्मिस की मज़ीद दो लेयर होती है, पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। इनका क्या डिफरेंस होता है इसका लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले पैपिलरी लेयर, उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं रेटिकुलर लेयर। जो पैपिलरी लेयर है ये सुपरफिशियल लेयर होती है, जो रेटिकुलर लेयर होती है ये डीप लेयर होती है। जो सुपर पैपिलरी लेयर होती है जो सुपरफिशियल थी रिलेटिवली थिनर होती है, जो रेटिकुलर लेयर होती है वो रिलेटिवली थिकर। जो पैपिलरी लेयर होती है इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं और सेल की तादाद रिलेटिवली ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर फाइबर्स रिलेटिवली कम लेकिन जो सेल्स होते हैं रिलेटिवली ज़्यादा। इसके अंदर हिसाब उल्टा होगा, इसके अंदर फाइबर्स रिलेटिवली ज़्यादा हो गए, जो सेल्स होगी वो रिलेटिवली कम हो गए। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू पे होती है, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की होती है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें जो कोलेजन होता है वो कोलेजन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 वैरायटी का होता है। इसमें जो कोलेजन होता है वो टाइप 1 का ही होता है। सॉरी, ये टाइप 3 नहीं बल्कि 7 था। तो 1, 2 और 7 होते हैं। लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे कौन से मैकेनो रिसेप्टर होते हैं। पैपिलरी लेयर के अंदर हमें मीजनर, कार्पसल और क्रॉस एंड बल्ब्स देखने को मिलती हैं, जबकि रेटिकुलर लेयर के अंदर पैक्सिनियम, कार्पसल और रुफिनाई एंडिंग ये देखने को मिलती होती है। तो ये था पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर के दरमियान डिफरेंस। एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल होता है, उसका नाम है एक्ने वुल्गारिस, वो लिख लेते हैं, फिर हम इसको फिनिश करते हैं वीडियो को। एक्ने वुल्गारिस, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ पाइलोसेबेशियस यूनिट, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ पाइलोसेबेशियस यूनिट। पाइलोसेबेशियस का मतलब पाइल्स प्लस सेबेशियस ग्लैंड, पाइल्स का मतलब हेयर्स, तो पाइलोसेबेशियस यूनिट, और ये प्यूबर्टी पे होता है। अभी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो गया पाइलोसेबेशियस यूनिट का, तो उसके हिस्टोपैथोलॉजी क्या होगी, तो उसकी हिस्टोपैथोलॉजी लिख लेते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी, तो उसकी जो हिस्टोपैथोलॉजी कुछ इस तरह से होती है कि प्यूबर्टी पे बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, गोनेड से प्रोड्यूस होते हैं गोनेडल हार्मोन्स, स्पेसिफिकली जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं उनके सिक्रीशन रिलेटिवली ज़्यादा होती है। जब एंड्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो फिर एंड्रोजन हार्मोन दो काम करते हैं। पहले तो ये करते हैं कि ये सीबम की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, एक्सेस सीबम प्रोडक्शन। दूसरा, ये पाइलोसेबेशियस यूनिट की केराटिनाइजेशन को बढ़ा देते हैं, एक्सेसिव केराटिनाइजेशन ऑफ पाइलोसेबेशियस यूनिट। जब इसकी केराटिनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी तो पाइलोसेबेशियस यूनिट की ब्लॉकेज हमें देखने को मिलेगी, ब्लॉकेज ऑफ पाइलोसेबेशियस यूनिट, ब्लॉकेज ऑफ पाइलोसेबेशियस यूनिट। जब इसकी ब्लॉकेज हो जाएगी तो फिर एनारोबिक बैक्टीरिया का हमला होगा जो कि उस सीबम के ऊपर जब एक्युमुलेट हो चुका है, तो फिर इन्वेजन होगा एनारोबिक बैक्टीरिया का। वो एनारोबिक बैक्टीरिया उस सीबम के ऊपर हमला करेगा जो एक्युमुलेट हो चुका है और बाहर रिलीज नहीं हो सका क्योंकि डक्ट सिस्टम ब्लॉक हो गया। फिर हमें
इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखने को मिलेगा और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में न्यूट्रोफिल्स की इन्फिल्ट्रेशन भी होगी, तो फिर इन्फ्लेमेशन होगी। उस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से हमें दाने देखने को मिलेंगे, दाने फुंसियाँ बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर उस इन्फ्लेमेटरी मटेरियल की वजह से सिस्टिक पॉस्ट्यूल्स बनना शुरू हो जाएगी ऑन फेस, ऑन नेक, ऑन बैक। तो इन 3 जगह के ऊपर फुंसियाँ बनना शुरू हो जाएगी। इस पूरी पैथोलॉजी को बोलते हैं हम एक्ने वुल्गैरिस, जो कि प्यूबर्टी पे होता है और ये प्यूबर्टी के कुछ टाइम के बाद ये डिसअपीयर हो जाएगा जब पाइलोसेबेशियस यूनिट ज़्यादा एंड्रोजन हार्मोन का एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। तो फिर ये तो था एक्ने वुल्गैरिस और हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेगुमेंटरी सिस्टम। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।